नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दर्पित टेक्नो में और मैं हूं जितेश। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी सीरीज जो है फिजिक्स की चल रही है, इसमें हम 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे। फर्स्ट वीडियो हमने डाल दिया था और आज हमारा जो सेकंड वीडियो है, इस वीडियो में हम भौतिकी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये वह प्रश्न है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीट हैं। इन प्रश्नों को दोस्तों आपको लगातार कंटिन्यू रिवीजन करते रहना ताकि आपको यह याद हो सके। साथ ही दोस्तों मैंने इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी समायोजित किया है। एसएससी जीडी के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हो। उसमें इतिहास को मैंने जो भारत का इतिहास है उसको मैंने कंप्लीट कवर करवा दिया है और जो कुछ कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं उनको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें समायोजित कर लेंगे। तो एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ताकि आप सब तक यह वीडियो पहुंच सके और ये इन्फॉर्मेशन आप सबको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वैसे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है। ये तो रही दोस्तों सदिश राशि की परिभाषा, लेकिन एग्जामिनर आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा। वह क्या पूछेगा? वह पूछेगा कि सदिश राशियों के उदाहरण, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है या निम्न में से सदिश राशियाँ कौन सी नहीं है, वह पूछेगा। अब सदिश राशियों के उदाहरण पर देख लेते हैं। वेग, संवेग, आवेग, विस्थापन, त्वरण और बल। तो ये रही दोस्तों सदिश राशियों के उदाहरण और आपको अच्छे से याद रखना है। अदिश राशि के उदाहरण हैं। दोस्तों अगर आपको सदिश राशि याद हो गई है तो अदिश राशि जो बच गई है वह हो जाती है। सदिश राशि के अलावा जो होती है वो सब अदिश राशि, जैसे कि चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी और द्रव्यमान। अगर आपको एक भी याद है दोस्तों तो प्रश्न आपका अच्छे से सही हो जाएगा, गलत आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी हमेशा होती है धनात्मक या ऋणात्मक? तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। भौतिकी के पिता कौन है या भौतिकी के पिता किसको कहते हैं? तो ये हम सबको पता है कि भौतिकी के पिता न्यूटन को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज हो तो आप कमेंट्स करना दोस्तों, उस पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन ने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम प्रतिपादित किया? यानी गति के नियम सबसे पहले किस पुस्तक में दिए? तो पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। और कौन से सन में? 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, अर्थात न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसमें क्या बताया था? उसमें बताया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी और वह समान चाल से चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ठीक है दोस्तों, यह होगी न्यूटन गति का प्रथम नियम। अगर कोई विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी और जो चल रही तो वह चलती रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं, तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। यह एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? जो न्यूटन का प्रथम नियम है उससे हमें बल की परिभाषा मिलती है और बल एक सदिश राशि है और बल की ऐसा ही मात्रक न्यूटन होती है, यह भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों ये हमने अभी डिस्कस किया और क्वेश्चन ये आ भी गया कि बल क्या है। बल सदिश राशि है और बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जड़त्व के उदाहरण हैं। अब जड़त्व के क्या क्या उदाहरण है, ये यूं कहें कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के उदाहरण क्या क्या हैं। तो ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा उदाहरण, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। थर्ड उदाहरण, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण गिर ये चढ़कर नहीं दोस्तों, यहाँ धूल के कण गिर पड़ते हैं। ये चढ़कर, ये टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गया तो आपको इसे याद रखना है कि धूल के कण गिर पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी न्यूटन गति के प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किस नियम पर आधारित है? तो जो द्वितीय नियम है वह प्रथम नियम का ही अंग है, प्रथम नियम पर ही आधारित
है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का तृतीय नियम के उदाहरण है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह तो होगी इसकी परिभाषा। अब परिभाषा नहीं पूछेगा हमसे, एग्जाम में उदाहरण पूछता है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में, ये सब न्यूटन की गति के तृतीय नियम है। आप इस एग्जाम में किसी प्रकार से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है। अभिकेंद्री बल क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये तो हमने नॉलेज के लिए इसको पढ़ लिया। अब एग्जाम में इसके क्वेश्चन के बारे में कैसे आता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण बताओ। जैसे कि मौत के कुएं, अर्थात आपने सर्कस देखा होगा, तो सर्कस के जो कुएं की दीवार होती है उस पर मोटरसाइकिल चलती है, तो वह किसका उदाहरण है? तो वह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। आप तो क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण, अपकेंद्रीय बल के उदाहरण, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत है, अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। और 3 बिंदु कौन से होते हैं? आलंब, आयाम और भार, ये सब 3 बिंदु इसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं? उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, उदाहरण कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक और हैंड पंप, यह प्रथम श्रेणी उत्तोलक के प्रकार हैं। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण बताओ। सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ये सब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। तो कौन कौन से हैं? चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, ये सब तृतीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अगर कंफ्यूज हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में भी रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया गुरुत्व केंद्र की परिभाषा, गुरुत्व केंद्र क्या होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उन पर भी हमें चर्चा कर लेते हैं। इससे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक है जूल, और ये जो कार्य है वह एक अदिश राशि है। साथ हमने इस पे भी डिस्कस करना है, इसको भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है दोस्तों। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा, ये सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। और इसको आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ये दोस्तों थोड़ा तो टाइपिंग में मिस्टेक है, आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको उस पर फोकस रखना है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। दोस्तों इस प्रकार आपको थोड़ा थोड़ा आपको इसमें याद ऐसे भी रखना पड़ेगा। डायनेमो अर्थात उपकरण है, डायनेमो क्या है? उपकरण है, द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण करता है, यानी किसको किस में रूपांतरण करता है? डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है या परिवर्तन करता है या बदलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो मोमबत्ती एक उपकरण है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ये उष्म में लिखा हुआ है दोस्तों, तो टाइपिंग में हो गया गलती से, लेकिन ये उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। माइक्रोफोन किसको किस में बदलता है? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउड स्पीकर द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करना या रूपांतरण करना। दोस्तों आपको इन क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि लाउड स्पीकर द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है या किस में बदलता है, इस प्रकार कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। वो दे देगा कि सोलर ऊर्जा किसको किस में परिवर्तित करती है, तो सोलर ऊर्जा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है, इसका कार्य अच्छे से याद रखना है, फिर आप कैसे भी प्रकार क्वेश्चन आए आप आराम से कर दोगे। ट्यूबलाइट द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, अर्थात विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बदलती है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं, आपको उनको अच्छे से याद करना, बार बार रिवीजन का करना, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक उसमें हो गया, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको उस पर फोकस रखना है। विद्युत सेल द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो विद्युत सेल क्या करता है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सितार द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो सितार क्या करता है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, जो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप मेरे जो बोलता हूँ आपको उन्हीं पर फोकस रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती, संवेग दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति किसके बराबर है, या एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं, ऐसे भी आपसे पूछ सकता। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोट होते हैं। दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो आप एग्जाम में कैसे भी प्रकार का क्वेश्चन अगर बना दे तो आप आराम से उसको कर दोगे। शक्ति का SI मात्रक है, दोस्तों एग्जाम में जो SI मात्रक वो ज्यादा आपसे पूछता है, इसलिए हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हमने शामिल किया है। तो शक्ति का SI मात्रक है वाट, और वैज्ञानिक थे जेम्स वाट, उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्व जनित त्वरण का मान है, तो वह है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये स्क्वायर मैंने लिखा है, जिससे आप स्क्वायर लिखते हो दोस्तों तो वह स्क्वायर वाला है, तो आपको इसको समझ जाना है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो जी का मान घटता है। मैंने इसमें डायरेक्ट आपको लिख दिया है कि जी का मान घटता है, ऊपर या नीचे जाओ जी का मान हमेशा घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो जो जी का मान है वह पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। जी मतलब गुरुत्वाकर्षण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा इक्वेटर जिसको बोलते हैं वहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो जी का मान कम हो जाता है। आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जैसे बोल रहा हूँ आपको वैसे ही उनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, तो वस्तु का भार 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इनको शामिल किया है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होता है, पिंड के भार में मतलब क्या परिवर्तन होता है, तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों इसमें ऐसे भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट ऊपर की जा रही है तो आपको क्या फील होता है या क्या महसूस होता है, तो अपना जो भार है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होता है, तो जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में जो पिंड का भार है वह घटा हुआ प्रतीत होता है, तो कम हुआ प्रतीत होता है।
तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना इनमें, कैसे भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको वहां पे उदाहरण बनाकर भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तित होता है या क्या प्रतीत होता है? तो एक समान ऊपर नीचे जाती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होता है। तो ऐसी स्थिति में पिंड का भार हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड फर्श से उठकर कहाँ जा लगेगा? तो दोस्तों कॉमन सेंस से बात है, अगर लिफ्ट में स्थित पिंड फर्श से उठकर उसकी छत पे जा लगेगा। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आपको बार बार रिवीजन करते रहना, बार बार पढ़ते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में नहीं आता दोस्तों, वीडियो को दोबारा आप देखना, दोबारा उसमें समझ में आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ग्रहों के गति के नियम सबसे पहले किसने दिए? तो सबसे पहले केपलर ने दिए। और आपका इसमें फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो सब मैंने इसमें शामिल किया है। तो वीडियो को स्किप मत करना, आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना है। कुछ चीज़ें टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती हैं दोस्तों, जो मानवीय भूल है, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। जो मैं बोल रहा हूँ आपको उन पर फोकस रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर कितने समय में लगाता है और उसको क्या कहते हैं? तो उसको परिक्रमण काल कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। और ये जो सब क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, आप किसी भी पेपर उठा के देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।